पारंपरिक खेती में कम मुनाफा को देखते हुए सरकार ने बागवानी मिशन पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस हफ्ते हमारे साथ स्पेशल गेस्ट में रेनी बाग के डिप्टी डायरेक्टर उद्यान विभाग के श्री नंद बिहारी मालव साहब हैं। मालव साहब से बागवानी जो मिशन है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और किसानों को इससे क्या फ़ायदे हैं और सरकार की क्या योजनाएं हैं, इस बारे में इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं हम नंद बिहारी मालव साहब से। मालव साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों। मालव साहब, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं और उद्यान विभाग में कब से आप जुड़े? किसान भाइयों, जैसा कि मेरा ग्रामीण प्रवेश रहा है ग्राम रायथल, जो कि बारां जिले में है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है वो शिक्षा मैंने अजमेर से डीएवी कॉलेज से, फिर उसके बाद एमएससी है उसको राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से। उसके बाद फिर मैं आरपीएससी के माध्यम से राजकीय सेवा में आया सहायक कृषि अधिकारी के तौर पे। तो मैं फर्स्ट पोस्टिंग मेरा झालरापाटन रहा। तो झालरापाटन में भी जो बागवानी है, बागवानी का बहुत अच्छा स्कोप है। क्योंकि मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर से था तो मैंने ज़्यादा उचित समझा कि मैं किसानों की सेवा बागवानी के क्षेत्र में कर सकूँ। तो मैंने 22 साल तक झालरापाटन में सेवाएं दी एज ए सहायक कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, उसके बाद सहायक निदेशक। फिर पदोन्नति स्वरूप में 12 डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर 12 में 5 साल तक कार्य किया। अभी वर्तमान में 5-6 माह से रेनी बाग जो नयापुरा है वहाँ पे उद्यान की कार्य जो सरकार की योजनाएं हैं उनको संचालित कर रहे हैं। जी मालव साहब, हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा विभाग है। इसमें किस किस तरह की फसलों को या बागवानी को किसानों के प्रति जागरूक करते हो? इसमें जो राज्य सरकार है, कुछ केंद्र सरकार है जी, ये दोनों ही किसानों के भले के लिए योजनाएं चलाती है जी। तो एक तो जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, दूसरा जो सूक्ष्म सिंचाई है, क्योंकि राजस्थान में पानी 1% है, तो उस जल जो उपलब्ध जल है उसकी भी बचत हो ताकि आगे की पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे, उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन चल रहा है। साथ ही जो राज्य योजना है, स्टेट प्लान है, जो कि राज्य सरकार अपनी योजनाएं लेके आती है। कुछ योजनाएं जो रहती है कि केंद्र सरकार है या जो अटल भूजल योजना चल रही है जी, तो इसमें जो राज्य जल बचत करते हैं जी, तो उसमें भारत सरकार इंसेंटिव देती है कि आप जितने जल की बचत करेंगे उतना ही आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव के बदले जो योजनाएं जो संचालित है उनके अतिरिक्त लक्ष्य कोटा जिले को प्राप्त होते हैं। साथ ही जापान गवर्नमेंट है उसमें RWSLIP जो कि जो कमांड एरिया है, उन कमांड एरिया के किसानों की आजीविका सुधरे उसके लिए वो अलग से टॉप अप सब्सिडी देते हैं जी। जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार दे रही है, उसके अलावा वो अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं ताकि उनको देख करके लोग आगे बढ़ें, सिंचित क्षेत्र का विकास हो, तो उनकी मंशा रहती है। तो इसमें ज़्यादातर जो बागवानी फसलें हैं इसका जोर ज़्यादा इसलिए रहता है कि जो किसानों की आय दुगनी हो जी, तो इसमें नकदी फसलें ज़्यादा है। परंपरागत खेती करते हैं तो उसमें आप गेहूँ, चना, सोयाबीन बिल्कुल उन पे जाकर के अपन सीमित हो जाते हैं। इसमें विविधता भी बहुत है जी। आप जब बगीचे की बातें करें तो बगीचे हैं, बगीचे में भी आप अलग अलग तरह के बगीचे अपन काम में ले सकते हैं। तो पहले जैसे आपका रामगंज मंडी क्षेत्र है बिल्कुल, तो इसमें आपका जो संतरा था झालावाड़ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कुछ MP से जुड़ा हुआ है जी। तो यहाँ पर संतरे के बगीचे स्थापित हुए और वर्तमान में भी संतरे का अच्छा स्कोप है बिल्कुल। कुछ क्षेत्र है जो अमरूद है, क्योंकि जो सवाई माधोपुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी, जी। तो अमरूद का भी यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। अमरूद में भी आजकल जो किसान हैं, तो पहले जैसे लखनऊ 49 वैरायटी थी, इलाहाबादी सफेदा था, तो उसके बढ़ के जो कि एक बर्फ खाना है आपका जो ताइवान वाला जो है अमरूद, पिंक भी है और सफ़ेद भी है। कुछ VNR के अमरूद हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी जो कहें कि अपन जो अधिक उत्पादन दे रहे हैं या हाई डेंसिटी, एक तो दूर दूर लगाते हैं
और दूसरा उनको पास पास लगा के कटाई चटाई करके अपन जी कम क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन ले। तो उसमें क्या पौधों की संख्या बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। प्रति पौधा कम उत्पादन मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखें पूरे जैसे 6 बीघा जमीन है तो उससे उत्पादन अपन को ज़्यादा मिलता है जी। तो उसमें जा रहे हैं। कुछ आजकल जो आपने देखा होगा एप्पल बेर, तो बेर देसी बेर करते थे जो कि जोधपुर क्षेत्र फेमस था, उसमें सेव गोला उमरान वगैरह वैरायटी थी। अभी जो एप्पल बेर हैं, कश्मीरी बेर हैं, तो उन वैरायटी को ज़्यादातर, क्योंकि वो 1.5 महीने में फल देने लग जाती है जी, तो किसानों का रुझान उन चीज़ों में बढ़ा है जो कि एक तो हाई डेंसिटी पास पास लगे, साथ ही कम समय में ज़्यादा उत्पादन दे जी। उसके साथ ही अपन देखें तो आंवला है, आंवला पहले बहुत तेज में लगा, उसके बाद फिर उसका स्कोप थोड़ा कम हुआ जी, कारण कि ये टेबल फ्रूट नहीं है, अपन इसको बैठे बैठे नहीं खा सकते, इसको अपन प्रोसेस करके ही खा सकते हैं जी जी। तो ज़्यादा बगीचा लगे उस अनुपात में और कंजप्शन कम था। तो ऐसी दशा में कुछ किसानों ने बाजार भाव नहीं मिलने से या मार्केटिंग डेवलप नहीं होने से उनके बगीचे उखाड़ दिए वापस। एक तो कोरोना प्लस जो बाबा रामदेव या पतंजलि कहें तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा प्रचारित किया। और आप सभी जानते हैं कि जैसा विटामिन सी है जी, तो इससे ज़्यादा किसी भी फल में विटामिन सी नहीं होता है और लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं, फल भी लंबे समय तक आप उसको पौधे पर रोक सकते हैं और कम पानी में अच्छी पैदावार देता है। तो आंवला अच्छा है, अमरूद है, फिर कोई कहें जैसे गरीब की गाय है तो उसमें नींबू जो है तो नींबू भी आपको कोई बहुत सी जगह कहते हैं नील गाय है या दूसरे जो जंगली जानवर हैं वो यदि नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसी दशा में जो नींबू वर्गीय फल हैं जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, तो इनको कम खाते हैं वो जी। ऐसी दशा में अपन उन पे भी जा सकते हैं और इनका भी बढ़िया स्कोप है। नींबू बेचने में परेशानी नहीं आती, संतरे में नहीं आती, मौसम में जरूर है कि यदि आपने बड़े स्तर पे किया तो आप उसका पहले मार्केट ढूंढ ले जी। मौसमी में थोड़ा मार्केट का अच्छा है क्योंकि फर्स्ट में संतरा को प्रेफरेंस देता है आदमी खाने में, मौसमी को ये सोचता है आदमी की जब बीमार होते हैं तब जाकर के, जबकि मौसमी की ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है बनस्पत की संतरे के। कुछ किन्नौ है, किन्नौ से भी आपको कंपटीशन करना पड़ता है। जब गंगानगर हनुमानगढ़ है वहाँ पर किन्नौ बहुतायत में होते हैं तो किन्नौ आपका बाजार में आ जाता है। कुछ नागपुर का संतरा है और अपने जो झालावाड़ का और ये कोटा का संतरा है तो ये नागपुरी संतरा है और अपने जो कोटा जिले में जो पैदा हो रहे हैं वो भी वैसी क्वालिटी के पैदा हो रहे हैं जैसे कि नागपुर में होते हैं। तो नागपुरी संतरा का अच्छा है, अमरूद का है, आंवले का और नींबू, तो इनको आप बेधड़क लगा सकते हैं जी। और जो कमांड एरिया है उस क्षेत्र में थोड़ा संतरा जो है अपन उसमें कम प्रेफर करें जी, कारण कि जो भारी मिट्टी रहती है या जिसमें कि सिंचाई बार बार सिंचाई देते हैं तो ऐसी दशा में उसमें पानी रोकने की या दूसरी चीज़ों की समस्या ज़्यादा आती है जी। तो फल जो आता है सर्दी का फल आता है उसमें गर्मी का नहीं आता। मालव साहब, आप जिले के उपनिदेशक हैं हॉर्टिकल्चर के, जिले में बागवानी के प्रति कैसा रुझान किसानों में देखने को मिल रहा है? धीरे धीरे जैसे ही जो परंपरागत फसलें थी सोयाबीन है अभी 4-4.5 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रही है जी, तो उत्पादकता उसमें फिक्स है, भाव भी फिक्स है लगभग जी भाई 2 से 2.5 क्विंटल बीघा की निकल रही है और 4-4.5 हज़ार बिक रही है। और इसमें जब अपन जाते हैं जी बागवानी फसलों में तो वही जो नींबू है आपका जब बड़ा पौधा हो जाता है तो 80 से 100 किलो एक पौधा नींबू का फल देने लगता है जी। यदि 10 रुपये किलो बिकता है तो एक पौधा 1,000 रुपये का, यदि 20 बिकता है तो 2,000 का, 30 बिकता है तो 3,000 का। तो आपको 3 गुना तक जो है ना बाजार भाव अपन ले सकते हैं। तो बागवानी में आप देखें तो प्रति बीघा 30,000 से लेकर के 50,000 तो कम से कम होता ही है। यदि अपन मार्केटिंग कर लें खुद ही तो वो 1 लाख रुपये बीघा तक भी कमा सकते हैं जी। तो इसका अच्छा स्कोप है हॉर्टिकल्चर में। मालव साहब, मसाला फसलों का भी रुझान बढ़ा है, किस तरह आप किसानों को तैयार करते हो कि फसल ताकि दाम भी अच्छे मिल पाए? जैसे बगीचे हैं तो बगीचे में भी सरकार अनुदान देती है जी, 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जी। कम से कम किसान 2.5 बीघा से लेकर के 25 बीघा तक बगीचा लगाए। एक तरह का फल लगाता है, अलग अलग तरह के भी लगा सकता है, कम से कम 2.5 बीघा से लेकर वो 25 बीघा तक लगा सकता है जी। तो उसमें 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता है। ठीक इसी तरह से जैसे अपने रामगंज मंडी धनिया की सबसे बड़ी मंडी है जी, तो सरकार चाहती है कि धनिया का एक्सपोर्ट हो, अच्छी वैरायटी का धनिया पैदा हो ताकि उसको आपका मार्केट में अच्छा मिले। तो ऐसी दशा में किसानों को जो
जो डेमो आते हैं, जी। नई नई जो वैरायटी आती है, उस वैरायटी का डेमो किसानों के यहाँ लगाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें जैसे RKD 18 है, CS6 है, आपका RCR 728 वाले लगाई थी, तो उन वैरायटियों को किसानों को अपन देते हैं, तो उसमें सब्सिडी रहती है 40%। जी। तो 40% सहायता पे किसानों को अपन 2 हेक्टर जैसे 4 हेक्टर तक उन किसानों को दे सकते हैं। जी। साथ ही कुछ किसान यदि मेथी बोते हैं तो उनको मेथी के कुछ, जैसे यहाँ कलौजी है, जी। तो पहले जैसे पानी कम है तो हम धनिया को प्रीफर करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद पानी थोड़ा ज़्यादा है तो फिर मेथी पे जाएं, और यदि पानी और ज़्यादा है तो जी। ऐसी दशा में अपन कलौजी। जी। तो कलौजी भी अच्छी है, मसाला फसल है, और आप देखते हो अचार में या दूसरे मेडिसिनल सभी में काम उनमें आता ज़्यादा काम आती है। कुछ किसान इसबगोल भी बोने लगे हैं, है। जी। इसबगोल का इनका भी स्कोप है। और जीरा जो अपन देखते हैं, सौंफ, तो सौंफ तो हो सकती है यहाँ पे, लेकिन जीरा क्योंकि हमारे धुंध और कोहरा ज़्यादा पड़ता है, जी। जी। तो ऐसे दशा में अपन जीरा को यहाँ नहीं उगाते हैं। तो जीरा आप जालौर से लेकर के जोधपुर तक जाएं तो उस बेल्ट में जीरा का ज़्यादा स्कोप है। तो मसाला में धनिया, मेथी, कलौजी, और कुछ किसान यदि बाउंड्री पे या इंटरक्रॉप के रूप में, जैसे मिर्ची है, मिर्ची जी, के बीच जी, में आपने सौंफ बोली, तो बिल्कुल। सौंफ को अकेले भी बो सकते हैं। और एक और दूसरा भी विलायती सौंफ, जी। विलायती सौंफ का भी स्कोप है। तो यदि कोई किसान विलायती सौंफ करना चाहे तो उसके जो बीज हैं वो तबीजी फार्म है अजमेर में, वहाँ से ले सकते हैं, और उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और मार्केटिंग जो है उसकी, ऊंझा मंडी जो है गुजरात में, वहाँ उसको बेचना पड़ेगा। आपका जो कोटा मंडी है उसमें जी। जो विलायती सौंफ नहीं बिकती है। मालव साहब, आपने पूरा हाड़ौती क्षेत्र में रह के आपने सर्विस की है, झालावाड़, बारां। झालावाड़ में जो बागवानी यानी नागपुर के संतरे एकदम हाई लेवल पे हैं, तो ये किसानों में ये जो पौधे कहाँ से लाए थे ये लोग? इसमें क्या है कि पहले जो नेशनल रिसर्च सेंटर है नागपुर में, जी। जी। तो नागपुर ने जो वैरायटी रिसर्च से निकाली, उस वैरायटी का नाम है नागपुरी संतरा। जी। जी। तो उसकी जब कलम अपन चढ़ाते हैं, चाहे यहाँ पर जो नांता फार्म है, जी। 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 यहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सिट्रस का, नींबू वर्गीय फलों का। जी। तो वो जो वैरायटी नागपुरी, उसकी वैरायटी का यदि अपन कलम चढ़ाते हैं कटवा पे, जी। नीचे देसी कटवा रहता है, उस पर कलम चढ़ाएंगे तो वो वैरायटी नागपुर में तब्दील हो जाती है। जी। जी। तो पहले एक जो नर्सरी थी, क्योंकि नागपुर में संतरा होता था, तो नागपुर में जो वरुड़ तालुका है, जी। वरुड़ में जो है कम से कम 500-700 नर्सरियाँ हैं। तो वो वही व्यवसाय करते हैं, और थ्रू आउट इंडिया जो है ना पूरा, उसमें वो पौधे तैयार करके बेचते हैं। तो उनके मदर प्लांट्स हैं जो मातृवृक्ष है, जिनसे कि वो कलम लेते हैं, तो उनको आइडेंटिफाइड करते हैं। तो साइन और वो दोनों चीज़ों का चुनाव, फिर आजकल NHB है ना, नेशनल हॉर्टिकल्चर जी। बोर्ड, जी। वो भी जो नर्सरियाँ जो अच्छा उत्पादन दे रही है तो उनको स्टार रेटिंग देती है NHB। जी। तो उसके हिसाब से पूरे भारतवर्ष में संतरा जहाँ जहाँ उत्पादन होता है जी। वहाँ से किसान खरीद सकते हैं। तो अपने ज़्यादातर जो किसान हैं पहले तो उस पर ही निर्भर थे, नागपुर पे। जी। अब जो है ना नांता फार्म से जो है ना किसान जी। लगा रहे हैं और उनमें अच्छा फल दे रहे हैं। मालव साहब, जैसे मेरे पास खेती है और मैं यदि बगीचा लगाना चाहूँ, बागवानी करना चाहूँ, तो विभाग में किस तरह आपसे संपर्क करे कोई किसान? उसमें जैसे किसान देखें कि मिट्टी की जांच करा लेते हैं, जी। तो मिट्टी की जांच से पता चल जाता है कि मैं किस तरह का बगीचा यहाँ पर लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद जो आपका जो निकट का जो कृषि पर्यवेक्षक है, एग्रीकल्चर जी। सुपरवाइजर जी। है, जी। उनको दिखा लें कि साहब मेरा ये खेत है और मैं इतना बगीचा इसमें लगाना चाहता हूँ। तो कम से कम 0.4 हेक्टर कम से कम उस किसान का एरिया आना चाहिए। जी। बहुत सी बार सामलाती ज़मीन रहती है, बिल्कुल। ऐसी दशा में या तो वो शामिल में अप्लाई करे, या फिर अकेला करता है तो कम से कम उसके हिस्से में 0.4 हेक्टर ज़मीन आती हो। ज़मीन का चुनाव कर लिया, देख लिया, मिट्टी की जांच करवा ली, उसके बाद फिर वो ऑनलाइन आवेदन कर दें। जी। उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल है, जी। जी। तो उस पोर्टल पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, चाहे खुद कर लें चाहे ई मित्र के माध्यम से कर लें। जैसे ही वो आवेदन ऑनलाइन करता है और राज्य सरकार से टारगेट प्राप्त होते हैं अपन को लक्ष्य, वैसे हम उसकी स्क्रूटनी करके प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर देते हैं। उसके बाद आप थ्रू आउट इंडिया, चाहे पहले तो जो राजकीय संस्थान है उनसे खरीद लें। यदि सोचे कि साहब मुझे तो वहाँ से पसंद नहीं है, तो आप जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो नर्सरियाँ हैं अनुमोदित, उनसे कहीं से भी आप बिल ला करके अपन सबमिट करते हैं। आपका जो निकटतम जो कृषि पर्यवेक्षक है वो भौतिक सत्यापन करते हैं कि इन्होंने पौधे लगा लिए, उसी सत्यापन के आधार पर उसको सहायता मिलती है। ये सहायता 3 साल तक मिलती है।
बिल्कुल। पहले साल 60%, फिर 20%, फिर 20%। जी जी। जो 30,000 रुपये प्रति हेक्टर जो दे रहे हैं उसका आप देखो कि पहले साल 12,000, 18,000, फिर 6,000, फिर 6,000। तो जिस अनुपात में वो पौधे लगाता है जी जी उसी अनुपात में उसको सहायता मिलती है, पर ये 3 टुकड़ों में मिलती है जी ताकि 3 साल में बगीचा पूरा बन जाता है और चौथे साल में फल देने लग जाता है। जी। मालव साहब, किसानों को जागरूक करने के लिए कोई आप उनको प्रशिक्षण या इस तरह का कोई आयोजन रखते हैं? इसमें जो किसान हैं, कुछ किसान तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, कुछ आत्मा जो है ना प्रोजेक्ट है आत्मा से, और कुछ उद्यान विभाग के माध्यम से। तो अभी जो जून का महीना और मई का महीना था तो हमने 20 मई से और 4 जून तक हर ब्लॉक में 2-2 कैंप लगाए, अवेयरनेस कैंप, किसानों को जागरूकता के लिए। क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर है वो सभी किसान नहीं करता, खेती तो सभी करते हैं। तो ऐसे किसानों को जोड़ने के लिए जागरूकता कैंप किए, तो वो हर ब्लॉक में 2-2 कैंप किए थे जी। फिर उसके बाद जो सेमिनार होती है 100 किसानों की जी। सेमिनार आयोजन करते हैं। जो कृषक प्रशिक्षण आते हैं, कृषक प्रशिक्षण देते हैं उनको। कुछ जैसे कुछ किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन के लिए अलग से प्रशिक्षण होते हैं, तो प्रशिक्षण। और कुछ किसान जैसे अभी जो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ के बजाय उनको जयपुर है जी जी IHITC इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है, तो उनको भी ग्रुप में भेजते हैं। अभी ये 5 और 6 अगस्त को 50 किसानों का बैच वहाँ भेजेंगे, तो इससे 3 से 4 प्रशिक्षण उनको जयपुर भी दिलाएंगे जी जी। ताकि किसानों में जागरूकता बढ़े और सोचने का दायरा, प्लस जो मार्केटिंग है, किसान पैदा तो करना चाहता है लेकिन मार्केटिंग से डरता है जी। तो वहाँ जब बाहर जाता है वो, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो उसका अपना जो प्रोड्यूस पैदा करेगा वो कहाँ जाके बेचे, तो उसमें उसको हेल्प मिलती है। साथ ही जो तकनीकी जानकारी है, तकनीकी जानकारी तो उसको मिलती है जी जी। मालव साहब, आज कई किसान नई तकनीक से ये इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं खेतों में, आप देखते होंगे, तो जागरूकता आई या नहीं आई? इसमें क्या 2 तरह का है, वे ज़मीनें सिकुड़ती जा रही है, ज़मीनें छोटी हो रही है। तो जो पढ़े लिखे हैं, पहले तो वही था कि साहब किसान की परिभाषा क्या थी कि साफा होना चाहिए, धोती होना चाहिए, कुर्ता होना चाहिए, मटमेला गंदा है ना ऐसा जी जी जी। अभी के जो किसान है वो हाईटेक है जी, तकनीकी, उन्होंने पढ़ाई भी कर रखी है, साथ ही वो ऐसा चाहते हैं जिसमें कि किसान कम जगह में ज़्यादा उत्पादन मिले। बिल्कुल। तो हम जो उन किसानों को, ऐसे किसान हैं जिनके की ज़मीन कम है जी, तो उसको हम सलाह देते हैं सब्जियों की। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है तो मसाला कर ले, उससे और ज़्यादा ज़मीन है तो बगीचा लगा ले जी जी। तो बगीचा, फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग है ना, बीच में जैसे 20 फीट पे आपने लगाए तो उसके बीच में उसको सब्जियां करना सिखाते हैं। बिल्कुल। और सब्जियों में जब वो करेगा तो ऑफ सीजन की सब्जियां करे, क्योंकि जब आती है तब तो आप देख रहे हो रोड पे जानवर चढ़ते रहते हैं, वो सी बार है ना 5 रुपए किलो फेंकनी पड़ रही है। सही बात। तो उस किसान को सिखाते हैं भाई तू ऑफ सीजन में करेगा तो तेरे को मार्केट अच्छा मिलेगा। तो बगीचा लग गया आपका, बगीचे के बीच में उसमें डोलियों पे खेती करते हैं। एक तो वो क्यारियां बना करके उसमें हर एक डोली बनाते हैं मेड़ पे जी जी। फिर उसमें आपको ड्रिप जो है बूंद बूंद सिंचाई जी, उसको लगवाते हैं। फिर उसमें कचरा नहीं उगे, एड़ा कचरा जो है ना ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, नमी बनी रहे, कम पानी मांगे, उसके लिए उसमें मल्च, प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं जी जी, 25 से 30 माइक्रोन की। फिर आप सोचो कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है, ऐसी दशा में जो गर्मी की सब्जियां जिनको कि अपन सर्दी में करना चाहते हैं ऑक्सीजन में, तो उनमें वो चलती नहीं है, या तो जर्मिनेशन उगती नहीं है या उगने के बाद वो चलती नहीं है। तो ऐसी दशा में उसमें लो टनल लगाते हैं, छोटे घर बनाते हैं, पूरी सुरंग जैसे टनल है अपने बूंदी की टनल, बिल्कुल एक ऐसी पूरी टनल बना देते हैं पौधे के ऊपर, ताकि धूप भी उस पर नहीं पड़े। नहीं, ठंड से बचाव जाता है, ठंड से बचाव जाता है। हाँ। तो पूरी ठंड निकल जाएगी, आपका जैसे फरवरी आता है उसके बाद उसको हटा देते हैं, फल लगना चालू हो जाता है उसमें। तो ऑफ सीजन में जैसे आप खरबूजे देखते हैं, मुस्कान खरबूजे हैं बिल्कुल, या आप देखते हो बफर वगैरह में जाते हो तो जो सर्दी में मिलती है ना आपको, भिंडी, करेले, कुछ जो है ना वो, तो वो सब सब्जियां ज्यादातर उससे अपन ऑफ सीजन में उससे ले सकते हैं जी। तो लो टनल, मल्च, सब्जी वाले ड्रिप, इन सब पे 70 से 75% सहायता है जी। एक किसान जो है यदि मल्च लगाता है तो उसको 2 हेक्टर तक सहायता है जी। यदि कोई किसान उसमें लो टनल लगा रहा है, टनल बना रहा है जी, तो वो जो है ना 4000 वर्ग मीटर तक बना सकता है। और यदि उसमें ड्रिप लगा रहा है सब्जी वाली, तो सब्जी वाली ड्रिप है ना 2.5 बीघा से लेकर के 30 बीघा तक लगा सकता है। फिर इसमें ऐसा नहीं कि उसने ड्रिप लगा ली तो अपन दूसरी चीज़ें नहीं लगा सकते जी। उसने बगीचा वाली ड्रिप लगा ली
फिर सब्जी वाली लगा ली, फिर आप सोचोगे मैं लहसुन प्याज करता हूँ, तो आजकल छोटे फव्वारे चल रहे हैं, मिनी स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। वो सोचे कि साहब मैं तो खेती करनी है, उठा उठा के रखता हूँ दूसरी जगह, 5 बीघा यहाँ 5 बीघा वहाँ पर है, तो उसके लिए पोर्टेबल स्प्रिंकलर आते हैं जी, जैसे पीतल की उसमें वो रहते हैं नोजल, और ये जो रहते हैं प्लास्टिक वाले ये रहते हैं मिनी स्प्रिंकलर जी। तो उनको भी जो है ना सरकार सहायता देती है। तो पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, फिर आपका सब्जी वाली ड्रिप और बगीचे वाली ड्रिप, 4 तरह का है। कुछ किसान रेनगन जो रहती है उस रेनगन को भी प्रीफर करते हैं, जैसा आपको स्टूडियो में स्टैंड है जी। इस स्टैंड की तरह उसमें गन रहती है, तो गन जो है ना पूरा 80 फीट तक पानी दूर तक फेंकती है। तो जो ऊंची फसलें रहती है, छोटी फसलें जी, उनके लिए तो मिनी स्प्रिंकलर अच्छा है। अच्छा। एक और आता है माइक्रो स्प्रिंकलर, तो वो नर्सरी तैयार करते हैं ना, पौध वगैरह, बैंगन टमाटर मिर्ची या प्याज की पौध कर रहे हैं, या जो नर्सरी जहाँ उगाते हैं, तो उसके लिए छोटी बूंदे निकलती है। और वो जो है आपका देखते हो रेनगन, उसमें मोटी बूंदे निकलती है। तो उसमें जो दूसरी फसलें ऊंची बढ़ने वाली, जैसे मक्का है, बाजरा है, आपका सरसों है, तो उसमें रेनगन को प्रेफरेंस देते हैं। पर यही है कि अपने जो कोटा संभाग है इसमें डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है, पानी ज़्यादा है, और उसमें एक गन रहती है, तो मारवाड़ में तो चल जाती है एक गन से, क्योंकि प्रेशर ही नहीं आता, 600 फीट से पानी उठा रहे हैं, और अपने यहाँ पानी 50-60 फीट पे है, तो ऐसे दशा में कम से कम 2 गन होना चाहिए। और अभी जो मॉडल है उसमें एक ही गन सरकार ने स्वीकृत कर रखी है जी। तो या तो किसान यदि लेना चाहे तो एक गन बाजार से ले ले, तब जाके उसको अपन प्रैक्टिकली काम में ले सकते हैं जी। मालव साहब, छतों पे भी जैसे सब्जियां इस तरह उगाई जा सकती है, फल वगैरह? सब्जियां जो है ना, रूफ गार्डनिंग जो है छतों पे कर सकते हैं, पर आप देखो कि ये जो कॉन्सेप्ट है वहीं ज़्यादातर आया जहाँ की ज़मीनें कम थी जी। जैसे जापान है, दूसरे हैं, तो वहाँ ज़मीन ही नहीं है, छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र है। तो अपन तो सबसे बड़े किचन गार्डनिंग करें, छत के बजाय किचन गार्डन करें, कि जो भी मकान है या उसके पीछे जो जमीन पड़ी हुई है जी। उसमें सीजनल सब्जियां जो है उनको अपनी घरेलू आवश्यकता के हिसाब से उगा लें, क्योंकि ऊपर जो गार्डनिंग करते हैं उस वाले में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि उसको टोटल जो आपको जो प्लास्टिक है बिल्कुल HDP काम में लेंगे, दूसरे लेंगे, मीडिया को काम में लेते हैं, और आपको नीचे जो है ना नेचुरली मिल जाता है बिल्कुल। तो किचन गार्डन ज़्यादा अच्छा है रूफ गार्डन की। जाते जाते मालव साहब, हाड़ौती के किसानों को उद्यानिकी विभाग जो आपके अधीन आता है, उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों, जैसे कि कुछ करना चाहते हैं, यदि आप में जज्बा है, तो जो उद्यान विभाग है, वन विभाग नयापुरा कोटा, तो इसके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं जी। आप जब भी आएंगे तो आपको कुछ न कुछ लेके ही जाएंगे, बशर्ते कि आपकी जो है ना जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। यदि आप कुछ करते हो तो उसमें डिपार्टमेंट प्लस कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, या जो दूसरे हमारे जो संस्थान हैं, उन सबसे पूरी हेल्प मिलती है, चाहे पौधे में हो, ड्रिप में हो, फव्वारे में हो। कोई किसान किसी से पीड़ित है, जैसा मेरे को लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो लाइट का कनेक्शन के लिए ले सकता है। यदि ड्रिप फव्वारा चलाता है तो उसमें फव्वारा सिंचाई का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, तो उससे तुरंत कनेक्शन हो जाता है जी। वो सोचे कि साहब मैं तो लाइट का बहुत बिल आता है, तो वो सोलर ले सकता है, सौर ऊर्जा, तो उसमें भी 60% सहायता है। STC वालों को 45,000 अलग से सहायता है जी। कोई किसान सोचता है कि साहब मेरे पानी की समस्या है, तो छोटी तलाई खुदा ले, उसमें सहायता है। अच्छा। बड़ी तलाई खुदाएगा 20 लाख तक की सहायता है। फिर सोचे कि साहब किसान के, जब मेरे को तो साहब जानवरों से प्रॉब्लम है, तो तार फेंसिंग जो है कृषि विभाग के माध्यम से तार फेंसिंग करवा ले, तो तार फेंसिंग कृषि विभाग के माध्यम से हो गया, सोलर लग गया, आपका पानी का जो स्टोरेज हो गया, तलाई होगी, और उस पानी जो उपलब्ध है उसकी जो सदुपयोग है उसके लिए हम ड्रिप से सिंचाई दे रहे हैं। बगीचा जो है ना आपका 3 साल बाद फल आएगा, उस बीच में आप सब्जियां करें, बिल्कुल मसाला की फसलें उगा लें। और अभी जैसा कि भारत सरकार का भी है, तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो खरीफ प्याज है, यदि कोई किसान जमीन खाली पड़ी हुई है या कोई फसल आपकी नहीं उग पाई, सोयाबीन या मक्का कोई भी, तो खरीफ में प्याज करें जी। तो खरीफ प्याज का इस बार अच्छा मार्केट रहेगा, कारण कि जो लहसुन का भाव तेज रहता है तो प्याज का भी अच्छा रहता है बिल्कुल। तो खरीफ में प्याज भी किसान करें। अभी अपने यहाँ ज़्यादातर रबी में प्याज कर रहे हैं जी, खरीफ में कम करते हैं। और जो झालावाड़ जिले से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जी, तो झालावाड़ में तो अभी भी कर रहे हैं, 10,000 बीघा में करीब प्याज करते हैं। तो कोटा जिला भी जो है ना कर सकते हैं, जहाँ की पानी नहीं भरता हो, धान वाले खेतों को छोड़ करके, जो कि सोयाबीन बोते हैं, या जहाँ की अपन कहें कि बहा अच्छी आ जाती है, ऐसे क्षेत्र में
खरीफ प्याज का भी अच्छा स्कोप है। तो प्याज, बागवानी, बगीचा लगाएं। आपको जो है ना किसी भी तरह का फल लगाते हैं तो कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में चयनित है, तो उन पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सहायता मिलती है। साथ ही जो अन्य बगीचे हैं उसमें यदि अपन विभागीय निर्देशानुसार पौधे लगाते हैं तो राज्य योजना में उनको सहायता मिलेगी जी। और पौधे जो उपलब्धता है वो जो राजहंस की नर्सरी है उस पे प्लस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है नानता फार्म पे, वहाँ आपका झालावाड़ में है। अमरूद लेना चाहिए तो डेवडावास टोंक है जी। और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जहाँ से भी आपको नर्सरी से पौधे मिलें तो वहाँ से ले सकते हैं। उनके बिल यदि अपन सबमिट करते हैं तो उन सब पे सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो सरकार से लेंगे तब जाके सहायता मिलेगी, बशर्ते कि वो चीज़ें उसमें अनुमोदित हो। अपन कहीं बाजार से ले आते हैं, उसने कंपनी का बिल काट दिया तो कंपनी का बिल नहीं चलता, बिल चलता है नर्सरी का। वो नर्सरियाँ जो कि राज्य केंद्र सरकार ने NHB के तहत अनुमोदित कर रखी है। तो ध्यान रखें कि बिल जो लाएं वो या तो NHB का हो या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आपका जो स्टेट गवर्नमेंट की जो नर्सरियाँ हैं उनके बिल होना चाहिए। तो इसमें लगाते टाइम में ध्यान रखें। और पौधे जो है निर्धारित जो दूरी बता रखी है राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने, बहुत सी बार आप देखते हो यार इसमें तो एक ही डंडी है, तो ये कितना बड़ा पौधा होगा, तो उन्होंने उसका आकलन कर रखा कि 20 साल तक कितना बड़ा होगा ये, तो उतनी दूरी तो होना चाहिए। तो पौधे ज़्यादातर 6 मीटर के आसपास अच्छे रहते हैं। कहीं मिट्टी हल्की हो तो 5-5.5 मीटर का भी लगा सकते हैं, वरना 6 मीटर अच्छी आदर्श दशाएं रहती है। कुछ आजकल जो हाई डेंसिटी चला है जिसमें पास पौधे लगाने का, कटाई चटाई करने का, तो उसमें आप 1.5 मीटर से 3 मीटर 4 मीटर तक अपन लगाते हैं। तो हाई डेंसिटी में भी किसान गए हैं और ऐसे किसान हैं जो कि आप पीपलदा कभी जाएं, करवाड़ पीपलदा, तो वहाँ बहुत अच्छे किसान मनोज खंडेवाल बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। अच्छा। अमरूद की 30 बीघा में अमरूद कर रहे हैं। अच्छा। आप इधर नींबू बहुत अच्छे कर रहे हैं, कनवास साइड जाएं जी। तो ऐसे बेल्ट डेवलप हो रही है। अभी सीनोता है आपका डीबरी चंबल जी, वहीं पे 1000 पौधे लगाए आम के। तो इधर मोतीपुरा, तो ऐसे पैच डेवलप हो रहे हैं जो कि लोग कुछ करें, पर ये वही कर रहे हैं जो कि मतलब थोड़ा सा जो है ना हट के करना चाहते हैं। बिल्कुल परंपरागत से हट के करना चाहें तो रिटर्न भी उनको अच्छा मिल रहा है। और कुछ किसान तो ऐसे क्षेत्र में हैं जो IIT हैं, दूसरे हैं जी, वो लीज पे लेकर के कर रहे हैं, यानी जागरूकता करके 5-7 साल के लिए लीज पे ले लिया और उसके बाद वो कर रहे हैं, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना दिमाग लगाते हुए खेती कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कोई ये कहे कि साहब खेती घाटे का सौदा है, तो मैं नहीं मानता हूँ। सिर्फ वही है कि उसमें अपन को थोड़ा सा हट के चलना पड़ेगा। बिल्कुल, यदि हट के चलते हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको हट के ही मिलेंगे जी। मालव साहब, संतरा झालावाड़ क्षेत्र, रामगंज मंडी क्षेत्र और यानी मध्य प्रदेश से सीमा से सटे हुए उस तरफ ही ज़्यादा उपजाऊ देखने को मिलता है। क्या मिट्टी का फर्क होता है क्या इसमें? कुछ मिट्टी का भी है इसमें। क्या कि संतरा जो है आइडियल जो कहते हैं ना आदर्श, तो आदर्श मिट्टी जो है एक तो जैसे काली मिट्टी होना चाहिए जी। फिर उसमें नीचे है ना कंकड़ पत्थर हो, मरडा आ जाए जी जी, और अच्छा है। खोदते ही पीली नहीं निकलना चाहिए। यदि पीली मिट्टी नीचे निकलती है तो उसमें क्या कि जड़ें जो है, पीली मिट्टी अपन गर्मी में खोदते हैं तो उसमें ज़्यादातर गीली निकलती हो, बिल्कुल, तो नमी ज़्यादा रहती है। तो संतरे को क्या कि वहाँ आना चाहिए उसमें जी, मतलब पत्तियाँ ऐसे हो जाए मुरझाए जैसी जी जी। तो 1.5-2 महीने की जब उसको तमन लगती है, पानी रोक देते हैं बिल्कुल गर्मी में, और बिल्कुल पौधा ऐसा हो जाता है झुलसा झुलसा जी, तब जा करके उसमें फल फूल लगते हैं जब बरसात होती है। अच्छा। और यदि पौधा हरा बना रहा गर्मी में भी तो ऐसी दशा में उसमें फल नहीं आते हैं। अच्छा। फूल ही नहीं आएंगे आपके, है ना। अच्छा। तो उसके लिए पानी रोकना जरूरी है। तब पानी जो है जमीन की दशा के हिसाब से रोकते हैं। कोई 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना, यदि हल्की मिट्टी है तो 1.5 महीना, उससे थोड़ी सी भारी है 2 महीना, 2.5 महीने 3 महीने तक भी पानी रोकना पड़ता है जी। तो ऐसी दशा में जब कमांड एरिया है, जैसे आपका लाडपुरा क्षेत्र से लेके इधर जाएंगे जी, सुल्तानपुर तक जी, तो ये क्या मिट्टी भारी है, नहर की जमीन है, 2 पानी में गेहूँ पैदा हो जाते हैं बिल्कुल। तो 4 या 5 पानी में जहाँ गेहूँ पैदा होते हैं ऐसी जमीन है ना संतरे के लिए अच्छी है जी। और आंवला जो है ना जस्ट इसका उल्टा है, आंवले में कम फटने वाली जमीन चाहिए, संतरे में ज़्यादा फटने वाली चाहिए। अच्छा। आम में भी कम फटने वाली चाहिए। तो आम है आपका, आंवला है जी, इनमें कम फटने वाली चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जो मेड़ पे लगाते हैं पौधे वो तो चल जाते हैं, और जो खेत में लगाते हैं ना वो आम के पौधे या आंवले के पौधे मर जाते हैं जी जी, क्योंकि जमीन फटती है और मेड़ की जमीन कम फटती है। ये आप जाओ इधर कौन सा गांव है, सुमर,
हाँ, सोमवार की तरफ सोमवार है। जाते हैं, या बफोर्स बेल्ट में ना काम बहुत है वहाँ पर, जी तो आम मेड़ों पे लगे हुए हैं ज़्यादातर, वो मेड़ों पे या तलहटी में आम है। हाँ, और उधर आप डग में जाएंगे, जो भी घाटी है तो घाटी से जो आके मिट्टी बिल्कुल जब बनती है ना, बिल्कुल वो उसमें उपजाऊ होती है, वो हाँ, उपजाऊ तो ऐसे तलछट वाली मिट्टी है ना, उसमें आम अच्छे चलते हैं। जी। जैसे जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, आप बता रहे सिंचाई जहाँ अधिक होती है, तो वहाँ किस तरह के फलदार पेड़ लगाने चाहिए? उस वजह से अभी नींबू है, जी तो नींबू भी सहन कर लेता है। ये अमरूद है, तो नींबू और अमरूद है दोनों, और मौसमी, जी तो ये तीनों जो फल है ना, ये उसको ज़्यादा है ना, आपका पानी का लेवल ज़्यादा जी, रहेगा, जी, मिट्टी जी। भारी रहेगी, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी और आपका जैसे बेर है, बेर को पानी कम चाहिए, आंवला को पानी कम चाहिए। जी आंवला का तो यही है कि आपको खारी अलूनी ज़मीन है, थोड़ी सी खराब है, या मिट्टी कमज़ोर है, जी तब भी आंवला उसमें अच्छी पैदा देता है। जी तो आंवला सभी ज़मीन में हो सकता है। बेर जो है, बेर भी हो सकता है कमज़ोर ज़मीन में। जी और अनार जो है अपने यहाँ सक्सेस तो हैं, लेकिन जो कलर है जी वो कलर डेवलप नहीं होता, बिल्कुल कारण कि नमी ज़्यादा रहती है ज़मीन में। जी, और उसके लिए है ना, मिठास के लिए आप देखते हो खरबूजे खाते हैं, बिल्कुल जितनी लू चलती है ना उतने खरबूजे मीठे होते हैं। तो जब पानी रहेगा ज़मीन में तो उनमें कलर नहीं आता, रस नहीं दौड़ता उसमें। अच्छा अच्छा। ये थे हमारे साथ रैनी बाग के डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्री नंद बिहारी मालव साहब। मालव साहब ने बागवानी मिशन पर विस्तार से आप लोगों को बताया किस तरह के पौधे लगाकर फलदार और उससे आय दुगनी की जा सकती है। और आज कई किसान मतलब इस तकनीक को अपना भी रहे हैं और पूरी हाड़ौती भर में बागवानी मिशन की तरफ लोगों का, किसानों का रुख हुआ है। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट मालव साहब थे। अब नेक्स्ट हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्कार।